हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं मार्च 2024 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट मंथली करंट अफेयर के क्वेश्चंस को। तो इस कंप्लीट एक सिंगल वीडियो में आपको मार्च का मंथली करंट अफेयर्स देखने को मिलेगा। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजीव कुमार शर्मा जी। तो आईपीएस राजीव कुमार शर्मा को पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो का डीजी नियुक्त किया गया है। इनका कार्यकाल 2026 तक रहेगा। राजीव कुमार शर्मा बालाजी श्रीवास्तव का स्थान लेंगे। पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो को 28 अगस्त 1970 को स्थापित किया गया था और जिसके कि अभी महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं राजीव कुमार शर्मा। बॉक्सिंग सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हरियाणा। ओके, नेक्स्ट देखिए, तो हरियाणा ने बॉक्सिंग सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में 19 पदकों के साथ में बालक और बालिकाओं दोनों ही कैटेगरीज में ये टीम ने खिताब जीता है। तो बॉक्सिंग सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप का आयोजन ग्रेटर नोएडा यानी कि उत्तर प्रदेश में हुआ था और किसने जीता है? तो हरियाणा ने जीता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, लुइस मॉन्टेनग्रो किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुर्तगाल। ओके, तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। डेमोक्रेटिक अलायंस के नेता लुइस मॉन्टेनग्रो पुर्तगाल के प्रधानमंत्री बने हैं। मॉन्टेनग्रो ने प्रधानमंत्री के रूप में एंटोनियो कोस्टा का स्थान लिया है और एंटोनियो कोस्टा ने भ्रष्टाचार के आरोपी के बाद में पीएम पद को छोड़ दिया था। कौन सा देश पहली बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लेगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। ओके, तो ध्यान में रखना है कि सऊदी अरब की मॉडल है रूमी अल काहतानी। इन्होंने इंस्टाग्राम पर ये डिक्लेयर किया कि वो मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में देश से पहली प्रतिभागी होंगी, यानी कि सऊदी अरेबिया से इससे पहले कोई भी फीमेल पार्टिसिपेट नहीं करती थी। तो वह मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में सऊदी अरब से पहली प्रतिभागी होंगी। मैक्सिको में मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2024 का आयोजन किया जाएगा। ध्यान में रखना है, निकारागुआ की सेनिश पेलेसियोस मिस यूनिवर्स 2023 की विनर है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ के महानिदेशक कौन बने हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पीयूष आनंद। ओके, तो पीयूष आनंद को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि एनडीआरएफ के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इन्होंने अतुल करवाल का स्थान लिया है। आपदा प्रबंधन अधिनियम ये 2005 के तहत गठन हुआ था और इसकी स्थापना 2006 में हुई थी। कौन सा भारतीय तटरक्षक जहाज फिलीपींस की मनीला खाड़ी की यात्रा पर गया है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आईसीजीएस समुद्र पहरेदार। ओके, अब इन्फॉर्मेशन देखते हैं। आईसीजीएस जहाज समुद्र पहरेदार 25 मार्च से 12 अप्रैल 2024 तक आसियान देशों की तैनाती पर रहेगा। ओके, तो समुद्री पहरेदार एक विशेष प्रदूषण नियंत्रण जहाज है। अपनी तैनाती के दौरान ये जहाज मनीला यानी कि फिलीपींस, हो ची मिन्ह यानी कि वियतनाम और मुआरा यानी कि ब्रुनेई में बंदरगाह निरीक्षण करने वाला है। ये आसियान कंट्रीज़ हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, अभय ठाकुर किस देश में भारत के राजदूत बने हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा म्यांमार। अभय ठाकुर को म्यांमार में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। वह विनय कुमार का स्थान लेंगे जिन्हें रूस में नया राजदूत नियुक्त किया गया है। विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऋतुराज अवस्थी। तो लॉ कमीशन के अध्यक्ष जस्टिस ऋतुराज अवस्थी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इन्होंने कानून और न्याय मंत्रालय को अपना इस्तीफा सौंप दिया है और ये जो जस्टिस हैं अवस्थी जी, इन्होंने नवंबर 2022 में आयोग के चेयरमैन के रूप में शपथ ली थी। ठीक है, विधि आयोग यानी कि लॉ कमीशन। इसके पहले जस्टिस अवस्थी कर्नाटक के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रहे हैं। भारत का कौन सा शहर एशिया के अरबपतियों की राजधानी बन गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंबई। तो आपको ध्यान में रखना है कि हुरून रिसर्च के अनुसार एशिया के सबसे ज़्यादा अरबपति कहाँ रहते हैं? मुंबई में। ठीक है, बहुत फ़क्र की बात है। तो भारत की आर्थिक राजधानी में अब 92 अरबपति रहते हैं। चीन में सबसे अधिक अरबपति हैं 814, इसके बाद में अमेरिका में 800 है। रिपोर्ट के अनुसार भारत 271 अरबपतियों के साथ दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में तीसरे स्थान पे है। ओके, तो सबसे पहले चीन है, उसके बाद अमेरिका है, उसके बाद कौन है? हमारा प्यारा भारत देश। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कोलंबो। तो श्रीलंका की जो कैपिटल है वो है कोलंबो। वहाँ पे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर सम्मेलन को आयोजित किया गया है। इसका जो थीम यानी कि विषय रखा गया था इनेबल, एम्पावर एंड एनरिच। ओके, नेक्स्ट देखिए,
कौन सा देश भारत का 5वां सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता बना है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वेनेजुएला। वेनेजुएला आपको ध्यान में रखना है, ये भारत का 5वां सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है। वेनेजुएला दुनिया का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार यानी कि 300 अरब बैरल वाला देश है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। 2019 तक भारत अमेरिका और चीन के बाद वेनेजुएला से कच्चे तेल का तीसरा सबसे बड़ा खरीदार था। भारत में कुल आयात में वेनेजुएला का योगदान केवल 4 से 5% है। वर्तमान में रूस भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता देश है। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रीमियर लीग का खिताब किसने जीता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्लोस सैंज। तो फार्मूला 1 में ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स फरारी के कार्लोस सैंज ने इसको जीता है और ये इनकी तीसरी ग्रैंड प्रिक्स थी। ओके, कार्लोस सैंज का संबंध कहाँ से है? तो स्पेन से है। मैक्स वेरस्टेपन वर्तमान में 2024 फार्मूला 1 चैंपियनशिप की अंक तालिका में शीर्ष पर है। दूसरे स्थान पे फेरारी के चार्ल्स लेक्लर हैं। फार्मूला 1 का मुख्यालय लंदन यूनाइटेड किंगडम में है और FIA के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी है स्टेफनो डोमेनिकेली। फूल बहादुर नामक उपन्यास का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अभय के। तो फूल बहादुर ये मगही भाषा का पहला ऐसा उपन्यास है जिसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है और उपन्यास फूल बहादुर मूलतः जो जयनाथ पति हैं उनके द्वारा में लिखा गया है। पहली बार 1928 में प्रकाशित हुआ था। अभय के एक कवि, संपादक, अनुवादक और कई कविता संग्रहों के लेखक जाने जाते हैं। UPSC में निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हंसा मिश्रा को। तो हंसा मिश्रा को संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC के निदेशक के रूप में नियुक्त के लिए चुना गया है। 5 वर्षों के लिए सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम के अंतर्गत इनकी नियुक्ति की गई है। 148वें संसदीय सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। तो 148वें संसदीय सम्मेलन का आयोजन जिनेवा के स्विट्जरलैंड में किया गया है। भारत का प्रतिनिधित्व राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण ने किया है। यह सम्मेलन अंतर संसदीय संघ यानी कि IPU के द्वारा आयोजित किया गया है। IPU की सदस्यता 180 देशों में है। ये जो संगठन है IPU, इसकी स्थापना 1889 में हुई थी अंतर संसदीय कांग्रेस के रूप में। ठीक है। भारत ने किस देश के लिए सहायता राशि बढ़ाकर 10,000 करोड़ रुपए करने का ऐलान किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भूटान। तो भारत ने अगले 5 वर्षों में भूटान की सहायता राशि को दोगुना करने का फैसला किया है। पहले ये 5,000 करोड़ रुपए थी, अब ये 2029 तक, ठीक है, ये सहायता राशि 10,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इस राशि का प्रयोग भूटान की पंचवर्षीय योजना के लिए किया गया है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी को भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्यूक ग्याल्पो से सम्मानित किया गया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। साइमन हैरिस किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आयरलैंड। तो भारतीय मूल के लियो वाराडकर, इनके इस्तीफा के बाद में साइमन हैरिस को आयरलैंड के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री के रूप में बनाया गया है। साइमन हैरिस आयरलैंड के न्याय मंत्री, उच्च शिक्षा अनुसंधान, नवाचार और विज्ञान मंत्री भी रह चुके हैं। वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बीना अग्रवाल और जेम्स बॉयस को। तो प्रोफेसर जेम्स बॉयस ने बीना अग्रवाल के साथ में पहला वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार जीता है, यानी कि ग्लोबल इनइक्वालिटी रिसर्च प्राइज। तो लैंगिक असमानताओं, सामाजिक असमानता और पर्यावरणीय गिरावट के बीच में संबंध को समझने में योगदान इन लोगों ने दिया हुआ है। तो ये पुरस्कार वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब साइंसेस पीओ सेंटर फॉर रिसर्च ऑन सोशल इनइक्वालिटीज़, ग्लोबल इनइक्वालिटी रिसर्च अवार्ड, ये मिलकर प्रदान करते हैं। ये पुरस्कार हर 2 साल में प्रदान किया जाता है। पृथ्वी के सबसे दूरस्थ पॉइंट निमो तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रिस ब्राउन। ओके, तो देखिए क्रिस ब्राउन का संबंध ब्रिटेन से है। ब्राउन ये प्रशांत महासागर में स्थित पॉइंट निमो तक पहुंचने वाले इतिहास रचने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। पॉइंट निमो न्यूजीलैंड के पूर्व में दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है। पॉइंट निमो एक काल्पनिक बिंदु है जिसको माना जाता है कि पृथ्वी का सबसे ये दूरस्थ पॉइंट है। तो पॉइंट निमो के उत्तर में निकटतम भूभाग डूसी द्वीप है जो पॉइंट निमो से 2688 किलोमीटर दूर है। हवोजे लुकाटेला ने कंप्यूटर प्रोग्राम का उपयोग करके 1992 में इस पॉइंट निमो की खोज की थी या गणना की थी। तो इस पे पहुंचने वाले जो पहले व्यक्ति बन गए हैं क्रिस ब्राउन, जो कि ब्रिटेन से हैं। स्टार्ट प्रोग्राम 2024 किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसरो। तो इसरो के द्वारा अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी जागरूकता प्रशिक्षण स्टार्ट 2024 लॉन्च किया जाएगा। स्टार्ट 2024 कार्यक्रम अप्रैल-मई 2024 के दौरान इसको आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से यूजी और पीजी छात्रों के लिए अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एक प्रारंभिक स्तर का ऑनलाइन प्रशिक्षण
प्रदान किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर पहले प्रस्ताव को किसने अनुमोदित किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा UNGA। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर पहले प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया है। इस प्रस्ताव से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी नई टेक्नोलॉजी का वैश्विक समर्थन प्राप्त हुआ है। यह प्रस्ताव अमेरिका और 123 देशों के द्वारा प्रायोजित किया गया था। इस तरह इस प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 देशों का समर्थन हासिल है। ओके, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष हैं डेनिस फ्रांसिस। भारतीय ओलंपिक संघ ने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए किसे ध्वजवाहक बनाया है? फ्लैग बियरर कौन बने हैं? तो शरथ कमल। ओके, तो टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं ये शरथ कमल जी। इनको पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 में भारतीय दल का ध्वजवाहक बनाया गया है। तो शरथ कमल 2 बार के राष्ट्रमंडल खेलों के स्वर्ण पदक विजेता भी रह चुके हैं। 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित किया जाएगा। विश्व मुक्केबाजी चैंपियन मैरी कॉम और पूर्व भारतीय पुरुष हॉकी कप्तान मनप्रीत सिंह ये 2020 के टोक्यो ओलंपिक में संयुक्त रूप से भारतीय ध्वजवाहक बने थे। ये वही टोक्यो ओलंपिक है जिसमें कि नीरज चोपड़ा जी गोल्ड मेडल लेकर आए थे भाला फेंक में। तो अब 2024 में अगेन होने जा रहा है पेरिस में। तो ये देखते हैं क्या होता है। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष है PT उषा। तमिलिसाई सौंदरराजन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और किस राज्य की राज्यपाल थी? तो इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। तेलंगाना की राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन और पुडुचेरी के उपराज्यपाल ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। तो सौंदरराजन तेलंगाना की दूसरी राज्यपाल थी। इन्होंने 8 सितंबर 2019 को ये पद ग्रहण किया था। दोनों इस्तीफे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को भेजे गए थे। राष्ट्रपति ने झारखंड के राज्यपाल को तेलंगाना का अतिरिक्त प्रभार दे दिया है और झारखंड के राज्यपाल CP राधाकृष्णन तेलंगाना के मौजूदा राज्यपाल और पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट किए गए हैं। बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा PS श्रीधरन पिल्लई। गोवा के राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई की पुस्तक बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक का विमोचन किया गया है। पुस्तक केशवानंद भारती बनाम सन्यासी मामले पर ये आधारित है। ओके, नेक्स्ट देखिए, स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। L&T, माइक्रोसॉफ्ट और सिस्को आदि प्लेटफॉर्म के माध्यम से रोजगार केंद्रित पाठ्यक्रम इसमें प्रदान किए जाएंगे। IIT मद्रास स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म के लिए नोडल एजेंसी होगी। ब्रिटेन के राजा द्वारा मानद नाइटहुड से उपाधित यानी कि सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बनेंगे? तो ये भारती मित्तल बनेंगे। ठीक है, ब्रिटेन के किंग चार्ल्स III के द्वारा मानद नाइटहुड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय हैं श्री सुनील भारती मित्तल और भारतीय एंटरप्राइजेस के संस्थापक और अध्यक्ष माने जाते हैं। ये तवी महोत्सव किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? तो ये जम्मू कश्मीर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 मार्च 2024 को ये 4 दिवसीय तवी महोत्सव शुरू हो गया है। ये महोत्सव 1 से 4 मार्च तक आयोजित किया जाता है। जम्मू क्षेत्र की कला, संस्कृति और विरासत को प्रदर्शित किया जाता है। किस देश ने तंबाकू की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाले दुनिया के पहले कानून को निरस्त कर दिया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड तंबाकू की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला अपने विश्व प्रथम कानून को निरस्त कर रहा है। ये यहाँ पे तंबाकू की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। कानून 1 जनवरी 2009 के बाद में पैदा हुए लोगों को तंबाकू की बिक्री पर प्रतिबंध लगाता है। हाल ही में प्रसार भारती के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नवनीत कुमार सहगल। तो सेवानिवृत्त हैं ये, रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं नवनीत कुमार सहगल। इनको 4 साल की रिक्ति के बाद में प्रसार भारती के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। सहगल ने A सूर्य प्रकाश की जगह ली है जिनका कार्यकाल फरवरी 2020 में समाप्त हो गया था। तो 1997 में स्थापित प्रसार भारती भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक प्रसारण एजेंसी है। विश्व गौरैया दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 20 मार्च को। और ध्यान में रखना है आपको कि पक्षी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर वर्ष 20 मार्च को गौरैया दिवस मनाया जाता है। ये पहल भारत की नेचर फॉरएवर सोसाइटी के द्वारा स्थापित की गई थी। पहला विश्व गौरैया दिवस 2010 में मनाया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ मार्च के 2024 के इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स हैं, इसका आप रिविजन कर सकते हैं। भारत किस देश के साथ द्विपक्षीय त्रिसेवा मानवीय सहायता और आपदा राहत HADR अभ्यास टाइगर ट्रम्प 2024 का आयोजन कर रहा है? विद विच कंट्री इज इंडिया कंडक्टिंग द बायलैटरल ट्राई सर्विसेज ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज टाइगर ट्रम्प? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य।
HADR का मतलब होता है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिज़ास्टर रिलीफ। तो इन सभी को मद्देनज़र रखते हुए टाइगर ट्रम्प 2024 का आयोजन भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ में ये द्विपक्षीय ये मानवीय सहायता के लिए किया जा रहा है। ठीक है, ये मार्च में होगा। मार्च 2024 में रूसी संघ में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है विनय कुमार को। ओके, तो विनय कुमार IFS अधिकारी हैं 1992 के, और इनको म्यांमार में राजदूत के रूप में अपनी वर्तमान भूमिका के ये उत्तराधिकारी थे। अभी इनको कहाँ नियुक्त किया जा रहा है? तो रूसी संघ में भारत के अगले राजदूत के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। किस केंद्रीय मंत्री ने नीति आयोग के मंच राज्यों के लिए नीति का शुभारंभ किया है? विच यूनियन मिनिस्टर लॉन्च्ड नीति आयोग से प्लेटफॉर्म नीति फॉर स्टेट्स? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अश्विनी वैष्णव। तो देखिए, ध्यान में रखना है आपको कि संचार, रेलवे और इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव। इन्होंने नीति आयोग के नीति फॉर स्टेट्स डिजिटल प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया है। ये जो मंच है इसका उद्देश्य होगा कि राज्य सरकारों के लिए एक डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा को प्रदान करना। भारत के लिए 100 टेस्ट मैच खेलने वाले 14वें खिलाड़ी कौन बने हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रविचंद्रन अश्विन। तो अनिल कुंबले और हरभजन सिंह के बाद में अश्विन भारत के लिए ऐसा करने वाले 14वें भारतीय खिलाड़ी और तीसरे स्पिनर बन गए हैं। सचिन तेंदुलकर 200 रन 200 टेस्ट मैचों के साथ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रारूप में सबसे अधिक प्रदर्शन करने का रिकॉर्ड रखते हैं। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यतिन भास्कर दुग्गल। तो हरियाणा के हैं ये यतिन भास्कर दुग्गल जी। इन्होंने पहला पुरस्कार हासिल किया है राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव, ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। उसके बाद देखिए, बात करें दूसरा पुरस्कार तमिलनाडु की वैष्णव पिचाई ने, और तीसरा पुरस्कार कनिष्क शर्मा ने जीता है जो कि राजस्थान के हैं। ठीक है, सिप्री रिपोर्ट के अनुसार 2019 से 2023 के बीच में कौन सा देश दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक यानी कि हथियार मंगाने वाला देश बना है? तो भारत देश। तो स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान यानी कि सिप्री के अनुसार भारत विश्व का शीर्ष हथियार आयातकर्ता देश बना है, और हथियार बेचने वाले सबसे प्रभावशाली देश हैं अमेरिका फर्स्ट नंबर पे है, सेकंड नंबर पे है फ्रांस, और रूस है तीसरे नंबर पे। ठीक है, हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के रूप में बने हैं नायब सैनी जी। ठीक है, ध्यान में रखना है आपको। हरियाणा भाजपा अध्यक्ष और कुरुक्षेत्र के सांसद नायब सैनी हरियाणा के नए मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए हैं। सैनी इससे पहले 2014 से नारायणगढ़ के विधायक रह चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया है? तो ये हो जाएगा गुजरात। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने गुजरात के साबरमती में कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया है। इन्होंने गांधी आश्रम स्मारक के मास्टर प्लान का भी शुभारंभ किया है। ध्यान में रखिएगा कि 12 मार्च का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कोचरब आश्रम की स्थापना भी की गई, लॉन्च किया गया, मतलब उद्घाटन किया गया। और कोचरब आश्रम ये 12 मार्च को सिलेक्ट करने का ये इम्पॉर्टेंट डे इसलिए है कि बापू ने दांडी मार्च की शुरुआत भी इसी दिन से की थी। 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के बाद महात्मा गांधी के द्वारा स्थापित ये आश्रम पहला आश्रम था, कोचरब आश्रम। केंद्रीय सतर्कता आयोग में नए सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा AS राजीव। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने CVC सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में विजिलेंस आयुक्त के रूप में AS राजीव को नियुक्त किया है। ठीक है, अभ्यास कटलैस एक्सप्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेशल्स। ठीक है, तो बहुराष्ट्रीय अभ्यास कटलैस एक्सप्रेस ये 26 फरवरी से 8 मार्च 2024 तक पोर्ट विक्टोरिया सेशल्स में आयोजित किया गया था। भारतीय नौसेना के जहाज INS तीर ने इस अभ्यास में पार्टिसिपेट किया था या भारतीय दल का प्रतिनिधित्व किया था। तो महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का प्रदर्शन करते हुए 16 देशों ने अभ्यास में भाग लिया, और भारतीय नौसेना क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए 2019 से कटलैस एक्सप्रेस अभ्यास को सक्रियता से निभा रही है। तो ये कहाँ पे किया गया था? सेशल्स में किया गया था, ध्यान में रखिएगा। हाल ही में MIRV तकनीक के साथ किस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अग्नि 5। तो DRDO ने MIRV क्षमता के साथ में अग्नि 5 मिसाइल का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया है। अग्नि 5 क्या है? तो एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है, मतलब एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप को ये टारगेट करके ये मारक क्षमता धारण करती है, और इसे अपने ही देश यानी कि इंडिजीनियस इसको बिल्ड किया गया है स्वदेश में। इसकी रेंज 5500 से 5800 किलोमीटर तक है। ये परीक्षण भारत की मिसाइल प्रौद्योगिकी और सामरिक क्षमताओं में महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक है।
किस केंद्रीय मंत्री ने जन औषधि केंद्रों के लिए ऋण सहायता कार्यक्रम शुरू किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मनसुख मंडाविया जी। तो हमारे जो ये केंद्रीय मंत्री हैं डॉक्टर मनसुख मंडाविया, इन्होंने जन औषधि केंद्रों के लिए ऋण सहायता कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। सिडबी और पीएमबीआई के बीच में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। तो जन औषधि केंद्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना ये इसका मूल उद्देश्य है। तो जन औषधि केंद्र क्या होते हैं? जहाँ पे बहुत ही सस्ती दवाइयाँ मिलती हैं। जैसे आप मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, उसके बजाय अगर आप जन औषधि केंद्रों से दवाई लेते हैं तो वही सेम दवाई आपको कम प्राइस में मिल जाएगी। ठीक है, तो हम जन औषधि दिवस मनाते भी हैं 7 मार्च को। अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा किशोर मकवाना को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कौन सा देश हाल ही में विश्व स्तर पर दूसरे सबसे बड़े मोबाइल फ़ोन उत्पादक के रूप में उभरा है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत। तो सेकंड नंबर पे चीन है, लेकिन सेकंड नंबर पे हमारा प्यारा देश भारत है मोबाइल फ़ोन के उत्पादक के रूप में, और फर्स्ट नंबर पे पहले से ही चीन है। गोरसम कोरा उत्सव 2024 जो हाल ही में समाचारों में देखा गया, किस राज्य में मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में गोरसम कोरा उत्सव हाल ही में ज़ीरो वेस्ट फेस्टिवल की थीम के साथ इसको मनाया गया। कौन सी जो कम्युनिटी है? तो जोमिथांग कम्युनिटी और नागरिक अधिकारियों के द्वारा इसको आयोजित किया गया था। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। पृथ्वीजर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रिकन यामामोटो। ये जापानी वास्तुकार है। वास्तुकला का नोबेल प्राइज़ कहा जाता है पृथ्वीजर आर्किटेक्चर प्राइज़ को, और 2023 में डेविड चिपरफील्ड ने ये जीता था। अभी आपको ध्यान में रखना है, रिकन यामामोटो ने इसको जीता है। ओडिशा में महिला सरकारी कर्मचारियों के लिए कितने अतिरिक्त दिनों के आकस्मिक अवकाश की घोषणा की गई है? तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर 10 दिनों की। तो ओडिशा में महिला सरकारी कर्मचारी अब पिछले 15 दिनों से बढ़कर सालाना 25 दिनों के आकस्मिक अवकाश का लाभ उठा सकती हैं। इसके अतिरिक्त यदि बात की जाए तो देखिए, सरकारी क्षेत्र में गर्भवती महिलाओं के लिए 6 महीने भुगतान अवकाश का प्रावधान किया गया। मतलब आपको पेमेंट भी मिलती रहेगी यदि आप गर्भवती हैं, और उसके 9th मंथ की डिलीवरी के बाद में आपको अतिरिक्त 6 महीने का अवकाश दिया जाएगा, उसमें आपको पेमेंट भी मिलेगी। तो स्वयं योजना युवा उद्यमियों को ब्याज मुक्त ऋण लाभ योजना है ये। और गुप्तेश्वर वन चौथा जैव विविधता विरासत स्थल है, ये सभी उड़ीसा में है। भारत के किस राज्य में आइरिस एक मानव श्रृंगी शिक्षक के रूप में इसको पेश किया गया है? तो ये केरल। ठीक है, तो केरल ही ये सब काम कर सकता है। तो पहली AI शिक्षक आइरिस का उद्घाटन किया गया है कहाँ पे? केरल में। ओके, तो ध्यान में रखिएगा। राजधानी है तिरुवनंतपुरम। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन। आरिफ मोहम्मद खान राज्यपाल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ओके, तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया है, और ये शहर के ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर का हिस्सा है। ध्यान में रखिएगा। एशिया में सबसे बड़ी बनने वाली कोयला खदान का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गेवरा खदान। छत्तीसगढ़ में स्थित कोल इंडिया की सहायक कंपनी गेवरा खदान एशिया की सबसे बड़ी कोयला खदान बनने जा रही है। ओके, नेक्स्ट, डाक मतपत्र द्वारा मतदान की सुविधा के लिए चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित आयु क्या है? तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 85+, मतलब 85 वर्ष से अधिक उम्र के लोग डाक मतपत्र द्वारा मतदान की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। पहले ये उम्र 80 साल थी, लेकिन अभी इसको सरकार ने 85 वर्ष से अधिक कर दिया है। किस राज्य में हेड शील्ड समुद्री स्लग की नई प्रजाति की खोज की गई, जिसका नाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम पर रखा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओडिशा में। तो हाल ही में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा ओडिशा और बंगाल के तटों पर समुद्री स्लग की एक नई प्रजाति खोजी गई है, जिसका नाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम पे मेलानोक्लामिस द्रौपदी रखा गया है। विश्व में सबसे कम प्रजनन दर किस देश में है? तो ये दक्षिण कोरिया में है। ये 0.72 तक पहुंच गई है। भारत की है 2.122, जो अधिक स्थिर जनसंख्या को दर्शाती है। नाइजर प्रति महिला लगभग 7 बच्चों के साथ वैश्विक प्रजनन दर में सबसे ऊपर है। इसके बाद है माली। ओके, ध्यान में रखना है कि 2.1 एक ये आवश्यकता होती है। अगर 2.1 से कम है तो ये बेकार है। तो दक्षिण कोरिया में सबसे कम है। नए चुनाव आयुक्त के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। ओके, और यदि बात की जाए
राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। दूसरे चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने इस्तीफा दे दिया था, तो उसकी जगह पे फिर सुखबीर संधू और ज्ञानेश कुमार आए हुए हैं। ठीक है। वन नेशन वन इलेक्शन पर बनी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इस कमेटी का चेयरमैन कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रामनाथ कोविंद जी। तो एक राष्ट्र एक चुनाव समिति ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ये रिपोर्ट सौंप दी है। पूर्व राष्ट्रपति जो थे, इन्होंने 2023 को ये गठित समिति थी एक राष्ट्र एक चुनाव की, तो उसके ये अध्यक्ष रहे हैं, ध्यान में रखिएगा, रामनाथ कोविंद जी के द्वारा। हर साल हैदराबाद स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 सितंबर। तो गृह मंत्रालय ने अधिसूचित किया है कि हैदराबाद मुक्ति दिवस हर साल 17 सितंबर को चिन्हित किया जाएगा। हैदराबाद को भारत की राजधानी आज़ादी की 13 महीने तक आज़ादी नहीं मिली थी, क्योंकि 1947 में हम जब आज़ाद हो गए थे फिर भी हैदराबाद का निज़ाम वहाँ से नहीं जा रहा था, तो ऑपरेशन पोलो चलाया गया वहाँ पे। ठीक है। तो पुलिस कार्यवाही की गई, जिससे 17 सितंबर 1948 को इस क्षेत्र को निज़ाम के शासन से मुक्त कराया गया और 13 सितंबर को ये शुरू हुआ था। तो इस वजह से जब खाली करके गए तो 17 सितंबर की डेट थी, ये आपको ध्यान में रखना है। इस वजह से हैदराबाद स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। थाईलैंड में खोजे गए 8 आंखों तथा 8 पैरों वाले बिच्छू की नई प्रजाति का नाम क्या है? तो ये स्कॉर्पियोप्स क्रचान नाम है इसका। ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है कि बहुत ही रोमांचक खोज है ये थाईलैंड के केंग क्रॉचन नेशनल पार्क में। 8 आंख और 8 पैर वाला है और भूरे रंग का है, जिसमें मादाएं पुरुषों की तुलना में गहरे रंग की होती हैं। महाराष्ट्र कैबिनेट द्वारा अहमदनगर का नया नाम क्या रखा गया है? तो अहिल्या नगर रखा गया है। आपको ध्यान में रखना है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मराठा रानी अहिल्याबाई होलकर को सम्मानित करने के लिए ये अहमदनगर का रीनेम कर दिया है अहिल्याबाई। मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रिस्टीना पिस्डकोवा। ओके। तो चेक गणराज्य के हैं क्रिस्टीना पिस्डकोवा, इन्होंने मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीता है। और ये इवेंट कहाँ हुआ था? मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में हुआ था, यानी कि हमारे इंडिया में हुआ था। 2006 में तताना कुचारोवा के बाद पिस्डकोवा दूसरी चेक मिस वर्ल्ड हैं। ठीक है। सिनी शेट्टी ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था और नीता अंबानी जी को मिला था मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड। संयुक्त अरब अमीरात के इन निम्नलिखित में से किस अमीरात ने भारत के साथ गहरे संबंधों का जश्न मनाने के लिए इंडिया बाय द क्रीक उत्सव शुरू किया है? तो वो दुबई। तो दुबई ने दोस्ती का जश्न मनाने के लिए इंडिया बाय द क्रीक उत्सव शुरू किया है। दुबई में इंडिया बाय द क्रीक उत्सव का उद्घाटन किया गया था। ठीक है। तो भारत की जीवंत संस्कृति का प्रदर्शन करता है और इसमें संगीत, कृत्य, साहित्यिक वार्ता, कविता, कार्यशालाएं, भारत दुबई के ऐतिहासिक संबंधों के उत्सव भी इसमें शामिल किए गए थे। हाल ही में 700 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जेम्स एंडरसन। तो इन्होंने ये पहले तेज गेंदबाज के रूप में इतिहास इन्होंने रच दिया है, जेम्स एंडरसन ने। 187वें टेस्ट में कुलदीप यादव को बाहर करके इस उपलब्धि को हासिल किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन फेरी शुरू की है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तमिलनाडु। तो पीएम मोदी जी ने तमिलनाडु के थुत्तुकुड़ी में 17,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजना की आधारशिला रखी है। थुत्तुकुड़ी में देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली फेरी शुरू की गई है। ये फेरी काशी की गंगा नदी में चलेगी। अमेरिका एजेंसी द मॉर्निंग कंसल्ट के अनुसार दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता कौन है? तो मोदी जी हैं। ठीक है। कौन सा देश गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला पहला देश बन गया है? तो ये फ्रांस बन गया है, ध्यान में रखिएगा। वहाँ के राष्ट्रपति हैं इमानुएल मैक्रोन। तो फ्रांस में गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला ये पहला देश बन गया है। हज सुविधा ऐप किसने लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्मृति ईरानी। तो स्मृति ईरानी ने दिल्ली में हज तीर्थ यात्रियों के लिए हज सुविधा ऐप को लॉन्च किया है। हज गाइड 2024 को भी जारी किया है। हज गाइड हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, तमिल, कन्नड़, बांग्ला समेत कुल 10 भाषाओं में उपलब्ध है। ठीक है। डेफ कनेक्ट 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में डेफ कनेक्ट 2024 का उद्घाटन किया है। इसका उद्देश्य है सशस्त्र बलों, रक्षा उद्योग के लीडर्स, स्टार्टअप और नीति निर्माताओं को एक साथ लेकर चलना। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सुमन कुमारी। ओके। तो सुमन कुमारी आपको ध्यान में रखना है, बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर घोषित हुई हैं। तो बीएसएफ की सब इंस्पेक्टर सुमन कुमारी सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला स्नाइपर बनी है। सुमन कुमारी मंडी जिले यानी कि हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करती हैं। 2021 में बीएसएफ में शामिल हुई थी। कौन सी राज्य सरकार इंदिराम्मा आवास योजना शुरू करेगी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। तेलंगाना सरकार द्वारा इंदिराम्मा इंटलू आवास योजना शुरू की जाएगी। तो इसमें क्या है कि
प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र को 500 मकान दिए जाएंगे। तेलंगाना राज्य की अन्य योजनाएं हैं चेयुथा योजना, स्वास्थ्य से संबंधित, महालक्ष्मी योजना महिला सशक्तिकरण से संबंधित है, शादी मुबारक योजना, बथुकम्मा साड़ी योजना। भारतीय फार्माकोपिया को मान्यता देने वाली दुनिया का पहला स्पेनिश भाषी देश कौन सा बना है? तो ये है, आपको ध्यान में रखना है, निकारागुआ। तो निकारागुआ भारत के फार्मा मानकों को मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश है। भारत और निकारागुआ की सरकारों के बीच में फार्माकोपिया सहयोग पर एक समझौता हुआ है। नाटो का 32वां सदस्य देश कौन बनेगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वीडन हो जाएगा। स्वीडन ये आपको ध्यान में रखना है, नाटो का 32वां सदस्य देश बनेगा। और इसके पहले फिनलैंड बना था, ध्यान में रखना है, 31वें नंबर पे। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अनुमोदन करने वाला 97 नंबर का सदस्य देश बना है, वो बना है पनामा। तो पनामा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की पुष्टि करने वाला 97वां नंबर का देश बना है। घोषणा विदेश मंत्रालय MEA के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल जी ने की थी। ठीक है, तो इसके अलावा 5 मार्च को माल्टा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 119वां देश बन गया है। ISA की कल्पना भारत और फ्रांस द्वारा संयुक्त प्रयास के रूप में की गई थी। तो वर्तमान में 116 देश ISA फ्रेमवर्क समझौते के हस्ताक्षर करता है और ISA का जो ये हेडक्वार्टर है ये गुरुग्राम भारत में है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम भारत में। सेला सुरंग का उद्घाटन किसने किया है? तो मोदी जी ने कहाँ किया है, कहाँ पे किया है? तो ये तवांग रीजन यानी कि जो अरुणाचल प्रदेश का तवांग रीजन है वहाँ पर किया है। ठीक है, कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। जम्मू कश्मीर पुलिस ने मवेशी तस्करी से निपटने के लिए किस ऑपरेशन की शुरुआत की है? तो ये किया है ऑपरेशन कामधेनु। ठीक है, तो मवेशी तस्करियों पर अंकुश लगाने के लिए ऑपरेशन कामधेनु को शुरू किया गया है। BWF फ्रेंच ओपन पुरुष युगल खिताब किसने जीता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी जी ने। तो सात्विक साईराज रंकीरेड्डी, चिराग शेट्टी ने फ्रेंच ओपन बैडमिंटन खिताब जीता है। ये भारतीय जोड़ी का ये दूसरा फ्रेंच ओपन खिताब है। 2021 में पुरुष डबल खिताब इन्होंने जीता था। भारत की पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा देवेंद्र झांझरिया। तो 2 बार पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता देवेंद्र झांझरिया को ये नियुक्त किया गया है भारतीय पैरालंपिक समिति का नया अध्यक्ष। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में किसे राज्यसभा के लिए नामित किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुधा मूर्ति। तो ध्यान में रखिएगा, सुधा मूर्ति को 2006 में पद्म श्री, 2023 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। और सुधा मूर्ति एक प्रसिद्ध लेखिका भी है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुधा मूर्ति को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। इन्फोसिस कंपनी है, उसके जो हेड है नारायण मूर्ति, उनकी वाइफ है सुधा मूर्ति। किस हवाई अड्डे ने लगातार 6ठे वर्ष एशिया प्रशांत क्षेत्र में ACI ASQ के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब जीता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो दिल्ली हवाई अड्डे ने लगातार 6ठे वर्ष एशिया प्रशांत में ACI ASQ के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब जीता है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये हैदराबाद में है। केम्पेगौड़ा ये कहाँ पे है? बेंगलुरु में। मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा में है। ठीक है, ASQ मतलब होता है हवाई अड्डा जो कि सेवा गुणवत्ता से कंप्लीटेड हो। ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड, ग्रिड इंडिया ने कौन सा दर्जा प्राप्त किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिनी रत्न कंपनी का। ग्रिड इंडिया ने मिनी रत्न श्रेणी एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र में उद्यम का दर्जा हासिल किया है। विद्युत मंत्रालय ने ये मान्यता प्रदान की है। ठीक है, तो मिनी रत्न कंपनी के लिए क्या एक क्राइटेरिया होता है? तो कंपनी ने पिछले 3 वर्षों से लगातार लाभ प्राप्त किया हो और 3 साल में एक बार कम से कम 30 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ अर्जित किया हो। तो इस तरीके से वो कोई भी कंपनी हो तो वो मिनी रत्न कंपनी बन जाती है। ठीक है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है किरण रिजिजू को। तो जो हमारे केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने 19 मार्च को इस्तीफा दे दिया था, इसके बाद खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किरण रिजिजू को दिया गया है। किरण रिजिजू फिलहाल पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का भी प्रभार संभाले हुए हैं। भाषा नेट पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, तो भारत में डिजिटल समावेशन को आगे बढ़ाने और भाषाई विविधता को बढ़ाने की दिशा में नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया भाषा नेट पोर्टल को लॉन्च किया गया है।
लोकतंत्र के लिए तीसरा शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में लोकतंत्र के लिए तीसरे शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का आयोजन 18 से 20 मार्च 2024 तक किया गया है। लोकतंत्र के लिए पहला शिखर सम्मेलन अमेरिका में 2021 में किया गया था और जो 2024 में हुआ था इसका विषय था भविष्य की पीढ़ियों के लिए लोकतंत्र। किस भारतीय बिलियर्ड्स खिलाड़ी को वर्ल्ड बिलियर्ड्स म्यूजियम के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो एकमात्र है वही पंकज आडवाणी जी, एकमात्र हमारे भारतीय बिलियर्ड्स खिलाड़ी जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, तो इनको हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है वर्ल्ड बिलियर्ड्स म्यूजियम के। एविएशन वीक लॉरेट्स अवार्ड हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी को प्रदान किया गया है? तो ये इसरो को प्रदान किया गया है। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को चंद्रयान 3 मिशन में उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए एविएशन वीक लॉरेट्स अवार्ड मिला है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। विश्व खुशहाली सूचकांक 2024 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो ये 126 है। संयुक्त राष्ट्र ने विश्व खुशहाली सूचकांक 2024 को जारी किया है 20 मार्च को वर्ल्ड हैप्पीनेस डे के अवसर पर। 2024 के सूचकांक में भारत 126वें स्थान पर है। इस सूचकांक में 143 देशों को शामिल किया गया था। खुशहाली मापने के 6 मानक देश हैं, 6 मानक है, मतलब क्या क्या स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं तो उनको इस क्राइटेरिया में टॉप पे लाया जाता है। तो वैसे फिनलैंड टॉप पे ही आता है हर साल, तो हमारे भारत की पोजीशन है 126। इसके मानक हैं देश में प्रति व्यक्ति की जीडीपी, सामाजिक सहयोग, उदारता और भ्रष्टाचार, सामाजिक स्वतंत्रता और स्वस्थ जीवन। मानव तस्करी को नियंत्रित करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग ने किसके साथ समझौता किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय रेलवे। तो राष्ट्रीय महिला आयोग और रेलवे सुरक्षा बल ने मानव तस्करी को रोकने और उससे निपटने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफ़े कहाँ खोला गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिल्ली में। दिल्ली के शालीमार बाग में महर्षि आयुर्वेद अस्पताल में सोमा द आयुर्वेदिक किचन खोला गया है। इस रेस्टोरेंट को भारत का पहला आयुर्वेदिक किचन कहा जा रहा है या कैफ़े। आयुर्वेद और भोजन के मिश्रण को बढ़ावा देने के लिए सोमा रेस्तरां की स्थापना की गई है। संजय मुखर्जी किस राज्य के नए पुलिस महानिदेशक बने हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। तो वर्ष 1989 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं संजय मुखर्जी, पश्चिम बंगाल के नए पुलिस महानिदेशक बनेंगे। ठीक है। चक्रवाती तूफान मेगन ने किस देश को प्रभावित किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो चक्रवाती तूफान मेगन ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र में तेज बारिश और हवाओं के साथ में कमजोर पड़ गया। इससे ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में भयंकर बारिश हुई। तो ये मेगन ने किस देश को प्रभावित किया? तो ऑस्ट्रेलिया को। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 में दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बनी है दिल्ली। तो ध्यान में रखना है आपको कि इस रिपोर्ट के अनुसार स्विट्जरलैंड ये रिपोर्ट जारी करता है कि एक संगठन IQAir के द्वारा। ठीक है। तो 2018 से अभी तक 4 बार दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानियों में से रही है। ये बहुत ही दुख की बात है। सैन्य अभ्यास टाइगर ट्रम्प 2024 का आयोजन भारत और किस देश के बीच में हुआ? तो अमेरिका के बीच में और भारत के बीच में ये टाइगर ट्रम्प अभ्यास हुआ था, ध्यान में रखिएगा। ठीक है। तो ये क्या होता है कि मानवीय सहायता और आपदा राहत सैन्य अभ्यास होता है। ये हमने ऑलरेडी इसको डिस्कस कर लिया है। पूर्वोत्तर खेल 2024 का तीसरा संस्करण किस राज्य में शुरू हुआ था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नागालैंड। तो नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने खेलों की आधिकारिक तौर पर शुरुआत की है। तो पूर्वोत्तर खेल 2024 का आयोजन 18 से 23 मार्च 2024 तक किया गया है। भारत के रूसी संघ के अगले राजदूत के रूप में ये नियुक्त किया गया है विनय कुमार को, ये हमने देख लिया है। किस देश ने पोखरा को अपनी पर्यटन राजधानी बनाया है? नेपाल ने। तो नेपाल की सरकार ने पोखरा को पर्यटन राजधानी बनाने का ये फैसला किया है और ये ध्यान में रखिएगा। AI गेमिंग एजेंट सीमा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये गूगल डीप माइंड के द्वारा इसको लॉन्च किया है। सीमा दैट स्टैंड्स फॉर स्केलेबल इंस्ट्रक्शन मल्टी वर्ल्ड एजेंट। ओके। तो सीमा वीडियो गेम खेलने के लिए अधिक मानवीय दृष्टिकोण लाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। निशानेबाज अखिल श्योराण और अनिश भानवाला ने पुलिस जीपी में कौन सा मेडल जीता है? तो ये जीता है गोल्ड मेडल। तो निशानेबाज हैं अखिल श्योराण और अनिश भानवाला ने पुलिस ग्रांड प्रिक्स में स्वर्ण पदक जीता है। पुलिस ग्रांड प्रिक्स का आयोजन पोलैंड में किया गया। भारतीय राइफल और पिस्टल निशानेबाज ने पुलिस ग्रांड प्रिक्स में 2 स्वर्ण पदक सहित कुल 6 पदक जीते हैं। और अनिश श्योराण ने पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में 468.4 अंकों के साथ में नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। संगीत कलानिधि पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है TM कृष्णा को। संगीत अकादमी का संगीत कलानिधि पुरस्कार 2024 प्रसिद्ध कर्नाटक गायक और मैग्सेसे पुरस्कार विजेता थोदुर मदाबुसी कृष्णा यानी कि TM कृष्णा को दिया गया है।
संगीत कला निधि पुरस्कार को कर्नाटक संगीत का ऑस्कर कहा जाता है। ये पुरस्कार मद्रास संगीत अकादमी के द्वारा दिया जाता है। संगीत कला निधि पुरस्कार कर्नाटक संगीत में प्रदान किया जाता है। संयुक्त सैन्य अभ्यास लमीती 2024 भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया जाएगा? सेशल्स। ठीक है, भारत और सेशल्स के बीच में ये अभ्यास लमीती यानी कि फ्रेंडशिप, लमीती का मतलब होता है फ्रेंडशिप, इसको आयोजित किया गया है 18 से 27 मार्च तक और ये 10वां संस्करण था, ध्यान में रखिएगा। इस अभ्यास में भारतीय सेना की गोरखा राइफल्स के 45 जवान हिस्सा ले रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन कौन सी बार रूस के राष्ट्रपति बने हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5वीं बार। तो व्लादिमीर पुतिन ने 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति चुनाव जीत में हासिल की है। उन्हें राष्ट्रपति चुनाव 2024 में 87% वोट हासिल हुए हैं। पुतिन पहली बार साल 2000 में रूस के राष्ट्रपति बने थे। रूस के राष्ट्रपति चुनाव 2024 में कम्युनिस्ट उम्मीदवार निकोलाई खार्तिनोव दूसरे स्थान पर रहे थे और व्लादिमीर दावनको तीसरे स्थान पर रहे थे। तो 1700 के दशक में कैथरीन द ग्रेट के बाद व्लादिमीर पुतिन सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले रूसी नेता बन जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अपना खूब सारा ख्याल रखिए और वीडियो को जरूर रिवाइज करते रहिए।